तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती जिन्नात से मुतल्लिक एक सच्ची और हैरतनाक कहानी। वो इनकारी था और इस इनकार की वजह उस नादीदा मखलूक का वजूद था। वो क्यों तस्लीम करता, आखिर ऐसी मखलूक को जो नजर नहीं आती। इस जदीद तरीन दौर में किसी ऐसी मखलूक के वजूद का इकरार करना बेवकूफ़ी और पागलपन के सिवा कुछ न था। वो मुनकिर था, सिरे से मुनकिर, और इस इनकार को तकवीयत दी थी उसके दिल ने, दिमाग ने, उसकी अकल ने। जब ये तीनों ही तस्लीम करने पर आमादा नहीं थे तो फिर वो कैसे इन सब को मान लेता। उसके नज़दीक किसी भी वजूद को तस्लीम करने के लिए बाहोशो हवास अपनी आंखों से देख लेना ज़रूरी था, चाहे ज़िंदगी में एक बार ही। ये उसका नज़रिया था जिस पर दिलो दिमाग और अकल ने इत्तफाक की मोहर लगाकर उसको मजबूती अता की थी। लांस गार्डन लाहौर के पुरसकून गोशे में बैठा वो मुकम्मल तौर पर अपने आर्टिकल के मुख्तलिफ नकात पर गौर व फिक्र करता उसमें गर्क था। लांस गार्डन में आना उसका रोज का मामूल था। वो ऑफिस से फारिग होकर शाम 4 बजे हिरा के साथ यहाँ आ जाया करता था। कुछ कभी हजूम फरदा थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, चहल पहल जोरों पर हुआ करती थी, और कभी तो इक्का दुक्का लोग हुआ करते थे। वैसे भी मौसम के बदलने से बाग में आने वालों की तादाद कम हो गई थी। पार्कों की रौनकें तो मोतदल मौसम में ही बहाल होती हैं। सख्त गर्मी या सख्त सर्दी में तो कम ही लोग इधर का रुख करते हैं। नवंबर का इख्तिताम था, सर्दी अभी काबिले बर्दाश्त थी, सो वो अभी अपनी इसी रूटीन के मुताबिक रोज हिरा के साथ आ रहा था। आइंदा आने वाले दिनों में ठंड जब जोरों पर हो जानी थी तो ये रूटीन खुद ब खुद बदल जानी थी। पापा, उस वाले झूले पर, आहिस्तगी से हिलता झूला जिसे उर्फे आम में पींग भी कहते हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़कर उस हिलते हुए झूले की मोटी सी जंजीर को रोकती हिरा ने ख्वाहिश का इजहार किया कि इसे सबसे पहले इस झूले पर बैठना है। लोहे के बड़े बड़े और ऊंचे स्टैंड से बंधे ये 2 झूले थे। बैठने के लिए लकड़ी की मजबूत सी चौकीनुमा सीट को दोनों अतराफ में लोहे की लंबी सी जंजीर ने थाम रखा था। एक जगह ये एक साथ 2 झूले थे, मगर एक झूला मुकम्मल साकित था, जबकि दूसरा झूला जरा दरमियानी सी रफ्तार से यूं झूल रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस पर कोई बच्चा या बच्ची बैठकर गए हों, और उनके जाने के बाद वो अभी भी आगे पीछे झूल रहा था। ओके बेटा, खुशदिली से मुस्कुराते 7 साला हिरा को गोद में उठाकर बिठाते हुए उसने चंद एहतियाती हदायत दी। दोनों तरफ से खूब मजबूती से पकड़ना, सीट पर पूरी तरह जमकर बैठना, 1 2 3 स्टार्ट। और फिर हदायत देने के बाद आहिस्तगी और मोहतात रवि के साथ झूले को आगे पीछे 4-5 बार दरमियानी सी रफ्तार में धकेलने के बाद जब वो रवां हो गया तो वो खुद थोड़े फासले पर संगी बेंच पर आकर बैठ गया। कुछ देर मुस्कुराता अपनी गुड़िया को देखता रहा और फिर मामूल के मुताबिक कागज और कलम संभाल लिए। मकड़ी, चींटी, मछली, माना के जैसे इनका जिक्र कुरान में आया है, वैसे ही इस नादीदा मखलूक का भी जिक्र कुरान में आया है जिसको जिन कहा जाता है, बल्कि एक पूरी सूरा ही इस मखलूक पर नाजिल फरमाई गई है। चंद सानियों के लिए उसने झूला झूलती हिरा की तरफ निगाह डाली तो कलम का तवक्कुफ लाजमी अमर था। हिरा झूला झूल रही थी मगर रफ्तार थोड़ी सी हल्की हो गई थी। मकड़ी, चींटी, मछली और ऐसी ही बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र कुरान करीम में है, जिनकी शहादत कुरान ने दी है, वो सब दिखाई देती हैं। आंखें उन्हें देख सकती हैं। सो जिनको आंखें देख सकती हैं तो उनका इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जिन चीजों को आंखें ना देख सके तो फिर उन्हें कैसे मान लिया जाए। शायद इस इनकार की एक वजह यह भी है कि लोगों का डर, खौफ जिन भूतों के किस्से कहानियों को फरसूदा ख्यालात गर्दाना चाहता है। एक पढ़ा लिखा तबका इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जहालत की अलामत है कि आप जिन भूतों पर यकीन करें और उनसे डरें या खौफ महसूस करें, और इसे कमजोर अकीदा तस्वुर किया जाता है। कलम फिर थोड़ी देर के लिए लुका और अब नजरें बेख्तियार झूला झूलती हिरा की जानिब उठी। झूले की रफ्तार बहुत हल्की हो गई थी, ऐसी रफ्तार जो मजे के बजाय बदमजा कर देती है। बेटा बस या और, अपनी जगह पर बैठे उसने हिरा को सदा लगाई। पापा थोड़ा सा और, मतलब कि अभी नन्ही हिरा का दिल नहीं भरा था। मुस्कुराते हुए उसने सफ़ों को फोल्डर में कैद किया और साथ ही पेन को बंद किया। फोल्डर को बंद करके उसके कदमों का रुख हिरा की तरफ था, मगर ये क्या, कुछ अजीब होने का एहसास उसे मतवज्जा कर गया था। वो अजीब क्या था? दिमाग गौर करने लगा, दिल भी ध्यान देने पर मजबूर हुआ और अकल भी मतवज्जा हुई। हिरा के साथ वाला झूला खुद ब खुद झूल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिरा के बैठने से पहले उसका खाली झूला खुद ब खुद झूल रहा था, जिसको देखकर गुमान ये गुजरा था कि शायद कोई बच्चा कुछ देर पहले उस पर बैठकर गया। मगर ये दूसरा झूला, हालांकि उस वक्त हवा भी नहीं थी। जिब्रान को अच्छी तरह से याद था कि ये झूला काफी देर से खाली था, जब से हिरा झूला झूल रही थी।
कोई भी बच्चा साथ वाले झूले पर नहीं बैठा था, फिर ये खुद से क्यों झूलने लग पड़ा? दिल ने सवाल उठाया तो अकल और दिमाग ने भी गौर व फिक्र के लिए सर जोड़ लिए थे। मामला कोई इतना भी अहम ना था कि उस पर इतनी शिद्दत से तवज्जो दी जाती। शऊरी तौर पर ध्यान का रुख हिरा की जानिब मोड़ते जिब्रान हिरा को झूला देने लगा। जब झूले की रफ्तार नन्ही हिरा की पसंद के मुताबिक हो गई तो दोबारा से जिब्रान आकर उस संगी बेंच पर बैठा था कि यहाँ भी कुछ मामला ऐसा अजीब सा देखने को मिला कि एक बार फिर दिल सरापा सवाल हुआ तो दिमाग और अकल भी उसके हमरकाब हुए। जिब्रान का फोल्डर खुला पड़ा था, पेन नीचे घास पर गिरा पड़ा था और सफ़े जो वो तरतीब से फोल्डर में कैद करके गया था, उस कैद से आज़ाद यूं बेतरतीबी का शिकार बिखरे पड़े थे कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ करके गया था। मगर कौन था ये छेड़छाड़ करने वाला? मामला हरगिज नज़रअंदाज करने वाला नहीं था। बस वो तो तेजी से फैलते अंधेरे ने उस गौर व फिक्र में रुकावट डालते ध्यान का रुख मोड़ दिया था। माना कि उस मखलूक का जिक्र कुरान हकीम में है और उनसे मुतल्लिक ये भी बताया गया है कि ये मखलूक जो कि जिन्नात कहलाती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाई और उनसे हम कलाम भी हुई। मैं इनमें से किसी भी बात का मुनकिर नहीं, लेकिन इन सब बातों का ये तो हरगिज मतलब नहीं ना कि ये मखलूक आज भी इस दौर में भी मौजूद हो। इस तरक्की याफ्ता कंप्यूटर के दौर में क्या ऐसी अनदेखी मखलूकात के वजूद का इकरार मुज़ाहिका खेज नहीं? एक लम्हे के लिए कलम की जंबिश को रोकते जिब्रान ने हिरा की जानिब देखा। आज वो ऑफिस से जरा जल्दी फारिग हो गया था, इसलिए हिरा की जिद पर लॉन्स गार्डन में जल्दी आ गया था। हिरा जो कि सीसॉ पर अपने किसी हम उम्र बच्चे के साथ बैठी आज उस झूले पर एंजॉय कर रही थी। इरादा तो आज भी हिरा का उसी अपने मनपसंद झूले यानी पींग पर बैठने का था, मगर जब वो आज जैसे ही बाग में आई तो पहले ही 5-6 बच्चों को उनके गिर्द खड़े देखा तो जिब्रान के कहने पर उसने सीसॉ की तरफ अपना रुख कर लिया। फिर कुछ देर स्लाइड्स पर मजा किया। पींग अभी भी बच्चों के कब्जे में थी। फिर हिरा ने ट्रेन में बैठकर पूरे बाग का एक चक्कर लगाया। बच्चों ने तो पींग पर जैसे बारियां लगा रखी थीं, एक उतरता तो दूसरा छलांग मारकर चढ़ जाता था। बच्चों के ज्यादा रश की एक वजह यह भी थी कि 2 झूलों में से एक झूले के बारे में कुछ खराबी बताते इंतजामिया ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया था कि एक रोज के लिए इसे इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। खराबी शायद इस किस्म की थी कि लकड़ी की सीट का कोई पेच निकल गया था और इस पर बैठने की सूरत में किसी बच्चे के गिरने का भी खतरा था। ये कहना कि इस दौर में भी जिन्नात मौजूद हैं हमारे दरमियान, हमारे बीच, और इनकी तादाद इंसानों से भी ज्यादा है, मतलब कि अगर एक इंसान तो उसके मुकाबले में जिन तादाद में 10। हिरा को एंजॉय करता देखकर जिब्रान फिर से अपने मौजू की तरफ आ गया था। दोबारा से जमा सोचों को अल्फाज और जुमलों की शक्ल में तरतीब देते सफ़ाए करतास पर उतारने में मगन हो गया था। मुमकिन है कि वो मखलूक इस दौर में मौजूद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ बहुत से जानवर जो कि इब्तदा में मौजूद थे मगर बाद में उनकी नस्ल खत्म हो गई, मसलन जैसे डायनासोर जो पहले थे मगर अब नहीं है, उनका मुकम्मल खात्मा हो चुका है। मगर डायनासोर भी दिखाई देते थे ना, बहुत सी आंखों ने उन्हें देखा था। आज भी वो तस्वीरी शक्ल में मौजूद हैं, उनके ढांचे भी मिले हैं। मगर जिन्नात, अभी कुछ और ही अल्फाज सुपुर्दे सफ़ाए करतास करने ही लगा था कि हिरा की आवाज ने अर्तकास तोड़ा। पापा, झूला खाली हो गया है, मुझे इस पर बिठा दें। झूला वाकई बच्चों के तसल्लुत से आजाद, खाली, बिल्कुल साकित सा था। बच्चे अब दीगर झूलों की तरफ मतवज्जा हो गए थे। हिरा इतनी छोटी थी कि खुद से झूले पर बैठ नहीं सकती थी। जिब्रान दोनों हाथों में लेकर उसे झूले में बिठाता था। अपने फोल्डर में सफ़ेद तरतीब से रखकर पेन को फोल्डर के दरमियान रखकर जिब्रान ने हिरा का हाथ पकड़ा और खाली झूले की तरफ बढ़ा। गोद में उठाकर एहतियात से उसको झूले में बिठाते रोज की तरह 1 2 3 स्टार्ट कहते हुए झूले को आगे की तरफ धकेला ही था कि आंखों ने बेख्तियार 7 वाले झूले की तरफ साविया बना लिया। 7 वाला झूला जो कि खराब था, उसके इस्तेमाल पर एक रोज के लिए पाबंदी भी थी और इस वजह से वो झूला मुकम्मल खाली रहा था। वो खाली झूला जिब्रान के देखते ही देखते आहिस्तगी से यूं हिलने लगा कि जैसे उस पर कोई बच्चा आकर बैठ गया हो। इब्तदा में झूले की रफ्तार हल्की हल्की सी थी और फिर जिब्रान के देखते ही देखते वो झूला इस रफ्तार से आगे पीछे हिलने लगा जितना कि हिरा का झूला, जिसको झूलाने वाला जिब्रान, उसके पीछे मौजूद था। मगर ये खाली झूला, इस पर तो कोई ना बैठा नजर आ रहा है, ना ही पीछे कोई खड़ा झूला झुलाने वाला दिखाई दे रहा है। और हवा, शऊरी तौर पर जिब्रान ने फिजा में हवा का बहाव और रफ्तार महसूस की जो कि बहुत हल्की थी। ऐसी नहीं थी कि उसके जोर से कोई चीज हिलने लगती, और वो भी लोहे की जंजीरों वाला भारी लकड़ी की सीट वाला झूला।
पापा थोड़ा तेज देना। जिब्रान, जो कि हैरानी में मुब्तला, उस खाली झूले को आगे पीछे हिलता देखने में इतना शदीद मगन था कि भूल ही गया कि वो क्या कर रहा है। हिरा के तवज्जो दिलाने पर वो जैसे होश में आया। 2-4 दफा थोड़ी तेज रफ्तार से हिरा के झूले को आगे पीछे किया। जब रफ्तार हिरा की पसंद की हो गई, उस दौरान एक और हैरानकुन बात कि वो खाली झूला भी अचानक से इतनी तेज रफ्तारी के साथ आगे पीछे होने लगा जितना कि हिरा का झूला। यूं लगा कि जैसे झूले की रफ्तार के दरमियान 2 बच्चों का मुकाबला हो रहा हो, मगर दूसरा बच्चा तो कोई था ही नहीं, झूला तो खाली था। बमुश्किल अपना जहन हटाते जिब्रान आहिस्तगी से चलता संगी बेंच की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक से किसी सोच के तहत बेख्तियार मुड़ा और उस खाली झूले की तरफ देखा तो शदीद हैरान रह गया। झूला उतनी ही तेजी से हिल रहा था कि हैरानी के शिकंजे से खुद को दानिस्ता छुड़ाते जिब्रान बेंच तक पहुंचा ही था कि फोल्डर के सफ़ों की बेतरतीबी ने आज भी उसे हैरान कर दिया। और ना सिर्फ ये, बल्कि आज तो उसके पेन की गुमशुदगी ऐसा मुअम्मा बनी कि वो मजीद एक लफ्ज भी अपने जिन्नात वाले आर्टिकल पर ना लिख सका। ऑफिस में काम की ज्यादती के बायस जिब्रान का आज बिल्कुल मूड हिरा को लांस गार्डन लेकर आने का नहीं था। कुछ मौसम भी अच्छा खासा बदल चुका था। ठंड खुली जगह पर और ज्यादा महसूस होने लगी थी। जिब्रान ने बहाना बनाकर हिरा को टालना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। हथियार डालते जिब्रान को उसकी जिद देखकर ले जाना पड़ा, मगर इस शर्त पर कि आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। इस पर हिरा राजी भी हो गई। हिरा की उंगली पकड़े वो बाग में दाखिल हुआ तो मौसम की तब्दीली ने अपना आप इस शक्ल में दिखाया कि बच्चों की तादाद बहुत बराए नाम थी। ज्यादातर झूले खाली थे और पींग के पास तो एक बच्चा भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता दोनों में से एक पींग आहिस्तगी से आगे पीछे हिलती दिखाई दी थी। ये वो वाली पींग थी जिसको गुज़िश्ता शाम जिब्रान ने बाहोशो हवास बिना किसी के बैठे खाली हिलता और वो भी तेज रफ्तार के साथ अपनी आंखों से देखा था, जबकि दूसरी वाली बिल्कुल साकित तो सामित थी। आखिर इस पींग के साथ मामला क्या है? तेजी से कदम उठाते हिरा के हमरा पींग तक पहुंचते जिब्रान के दिल ने यह सवाल ताजुब और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ बेआवाज उठाया था, मगर कोई जवाब मुतमईन न कर सका। आज इरादा तो जिब्रान का ये था कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हिरा को उससे एंजॉय का मौका देगा और फिर घर वापसी। आज उसे घर जाने की इसलिए भी जल्दी थी कि उसे अपना जिन्नात पर मुश्तमिल आर्टिकल मुकम्मल करना था। आज सिर्फ 3 मिनट बेटा, ठीक? झूले के करीब पहुंचकर जिब्रान ने पहले हिरा से वादा लिया, जो उसने हाँ में सर को हिलाते पूरा करने का इशारा दिया। पींग हिरा का इतना पसंदीदा झूला था कि वो जिब्रान को घर में लगवा के देने की भी जिद कर चुकी थी, और जिब्रान ने उसकी जिद देखते वादा कर लिया था कि घर में इसका इंतजाम कर देगा। इसमें एक फायदा ये भी था कि आगे आने वाले दिनों में जब ठंड ने भर जाना था तो ऐसे मौसम में हिरा को खुली फिजा में लाकर झूले दिलवाना सेहत के लिए मामलात को भी मुतासिर कर सकता था। झूले तो दोनों ही खाली थे। न जाने क्यों लाशऊरी तौर पर उस हिलते झूले को दाएं हाथ से पकड़कर रोकते जिब्रान एक झटके से यूं हिला कि जैसे ये झूला इलेक्ट्रॉनिक झूला है और इसको छूने से करंट भी लग सकता है, जबकि झूला आम सा था, दूसरे झूले जैसा, लोहे की जंजीरों वाला, लकड़ी की सीट वाला, जिसमें बिजली या करंट का कोई अमल दखल ही नहीं था। हैरान तो उस जोरदार झटके ने जिब्रान को बहुत किया, मगर उस ध्यान से लाशऊरी तौर पर तवज्जो हटाते जिब्रान ने दोनों हाथों से गोद में हिरा को उठाकर एहतियात से बिठाते रोज की तरह 1 2 3 स्टार्ट कहते झूले को आगे धकेला ही था कि अगले ही लम्हे वो हादसा पेश आ गया, जो जिब्रान के वहमो गुमान में भी नहीं था। हिरा इस बुरी तरह से उछलकर झूले से दूर जा गिरी कि बाग की पुरसकून फिजा में शोर और हंगामा मच गया। पकड़ो, संभालो हिरा, शुक्र है बच बचाव हो गया। हैरान और परेशान जिब्रान इस अचानक अफ्ताद पर ऐसा बौखलाया कि एकदम से सूरत हाल को समझ ही ना पाया। वो हमारे दरमियान रहते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, उनके भी इंसानों की तरह खानदान होते हैं, उनकी भी शादियां होती हैं और उनकी भी औलाद होती है। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे, बिल्कुल इसी तरह उस आतिशी मखलूक में भी कुछ खैर की फितरत के मालिक होते हैं और कुछ शर की। पूरे 1 हफ्ते बाद आज जिब्रान हिरा को लेकर लांस गार्डन वापस आया था। एक वजह यह थी कि ठंड का कुछ जोर टूटा था और सुबह से धूप भी निकली हुई थी। दूसरी वजह यह भी थी कि हिरा की तबीयत अब बेहतर थी। वो उस रोज झूले से गिर के जख्मी हो गई थी, बहुत ज्यादा नहीं, मगर माथे और हाथों पर खराशें आई थी। वो उस रोज झूले से कैसे गिरी थी, बहुत गौर करने के बाद भी जिब्रान समझ ना पाया था।
ہیرا کے گرنے کا انداز ہرگز ایسا نہ تھا کہ جیسے وہ خود اچانک سے توازن نہ رکھنے کے باعث گر پڑی ہو، بلکہ اس کو دیکھ کر جبران کو یوں لگا تھا جیسے اس کو کسی نے جھولے سے دھکا دے کر گرایا ہو۔ مگر کس نے گرایا؟ جھولا تو جبران دے رہا تھا۔ جھولے کی رفتار بھی کوئی بہت زیادہ تیز نہیں تھی۔ ابھی تو جبران نے آغاز ہی کیا تھا۔ آغاز میں رفتار بھلا کتنی تیز ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ گر ہی پڑے؟ جبکہ جبران کی ہدایت پر ہیرا ہمیشہ ہی دونوں طرف کی زنجیروں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتی تھی، اور جب تک جبران کو اطمینان نہ ہو جاتا تھا وہ جھولا دینا شروع نہیں کرتا تھا۔ ہیرا بہت دنوں بعد باغ آئی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے من پسند جھولے یعنی پینگ پر بیٹھی تھی۔ ایک مطمئن نگاہ ڈالنے کے بعد جبران کی توجہ جنات سے انکار کے متعلق آرٹیکل کی طرف ہو گئی تھی۔ سب بیکار، فضول باتیں، نہ اس مخلوق کا آپ کے دور میں کوئی وجود ہے اور نہ ہی یہ انسان کے بیچ موجود ہیں۔ یہ سب باتیں تو پرانے وقتوں کے قصے کہانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ تھے بھی تو کم از کم اب نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو کم از کم مجھ جیسا ہوش مند انسان کبھی بھی ان کے وجود کا اقرار نہ کرے جب تک انہیں اپنی کھلی آنکھوں سے پورے ہوش کے ساتھ دیکھ نہ لے۔ قلم کی جنبش یہ جملے لکھنے کے بعد رکی ہی تھی کہ جبران کے کانوں نے ہیرا کی دہشت بھری چیخو پکار سنی کہ پھر وہ اٹھ کر اس جانب بھاگا تو اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس کا پین کہاں گرا، صفحے فولڈر سے گرے اور جا بجا بکھر گئے۔ آج پھر کسی نے ہیرا کو جھولے سے دھکا دے کر گرا دیا تھا، اور اس بار دھکا اتنی طاقت سے دیا گیا تھا کہ ہیرا کی پیشانی، دونوں ہاتھ اور بازو پر دیکھنے والوں نے خون کے سرخ رنگ دیکھے تھے۔ ہیرا کو اس بار شدید چوٹیں آئی تھیں۔ چلڈرن ہاسپٹل کے روم نمبر 7 سے آتی چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں ہر سماعت کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کوئی بچی اذیت اور تکلیف میں بری طرح سے مبتلا بہت شدت سے چلا رہی تھی کہ ڈاکٹرز اور نرسیں بھی اسے سنبھال نہیں پا رہے تھے، اور ان دردناک چیخوں کو سنتے ہوئے بمشکل جبران خود کو باہر روک کے کھڑا تھا۔ وہ بہت اضطراب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ یہ آوازیں کسی اجنبی بچی کی نہیں تھیں، اس کی اپنی اکلوتی بیٹی ہیرا کی تھیں، جو پچھلے 2 ہفتے سے چلڈرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اس روز جھولے سے گرنے کے بعد وہ اس بری طرح سے زخمی ہوئی تھی کہ خون میں لت پت ہیرا کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے جبران دیوانوں کی طرح ہاسپٹل بھاگا تھا۔ وہ جھولے سے اس بری طرح سے گری تھی کہ جیسے کسی نے کمر سے زوردار دھکا دے کر گرایا ہو۔ وہ منہ کے بل سیدھی گھاس پر اس جگہ آ کر گری جہاں ٹوٹی ہوئی کانچ کی بوتل پڑی تھی، جو سیدھی اس کی پیشانی، ہاتھوں اور بازوؤں پر لگی اور ان کو خونوں خون کر گئی تھی۔ بروقت طبی امداد سے ہیرا کی حالت تو سنبھل گئی، مگر وہ ایک نہ سمجھ آنے والی تکلیف کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ تکلیف یہ تھی کہ جتنی دیر وہ دواؤں کے زیر اثر سوتی رہتی، پرسکون رہتی تھی، لیکن جیسے ہی دواؤں کا اثر ختم ہوتا تو ہوش میں آتے ہی وہ اس دردناک انداز میں رونے اور چیخنے چلانے لگتی تھی کہ قابو سے باہر ہو جاتی تھی۔ اور گزشتہ شب تو اس نے ہاسپٹل کے روم کی کچھ چیزیں بھی جنونی انداز میں توڑ کر نرسوں کو ایسا ہراساں کیا تھا کہ اب کوئی بھی نرس روم نمبر 7 کی اس جنونی مریضہ کی دیکھ بھال کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ ہیرا اپنی کوئی تکلیف اور اذیت بتاتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس وہ ہنگامہ اس شدت سے برپا کرتی تھی کہ ڈاکٹرز بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جبران کے بہت بار پوچھنے پر ڈاکٹرز کی طرف سے ہیرا کی جنونی حالت کی صرف یہی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ اکثر بچے شدید چوٹ اور کسی اچانک حادثے کے بعد ذہنی طور پر ایسے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ رد عمل روک کر چیخ چلا کر کرتے ہیں، یعنی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز ویسے تو جبران کو ہیرا کی حالت کی طرف سے تسلی دے رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ فضا میں پھیلی ناگوار سی بو اور کشادہ صحن کے ایک سائڈ پر نصب ہلتا ہوا جھولا ان جہاندیدہ نگاہوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ آہستگی سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جھولا بالکل خالی تھا، اس پر کوئی بھی نہ بیٹھا تھا، مگر وہ یوں تسلسل سے جھولتا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی اس پر بیٹھا مزے سے جھولا جھول رہا ہو۔ صحن میں لگے واش بیسن پر وضو کرتی جمیلہ پھپھو کی گہری نگاہوں کا مرکز وہ خالی جھولا تھا جو انہیں واش بیسن کے اوپر لگے شفاف آئینے میں سے بخوبی نظر آ رہا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ناگوار بو جو کہ اس درجے کی ناگوار تھی کہ بے اختیار وہ لاہور پڑتی ناک کو ڈھانپنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چلا تھا، انہیں نماز کی جلدی تھی، ورنہ فضا میں پھیلی یہ ناگوار، ناقابل برداشت بو اور یہ خود بخود جھولتا خالی جھولا کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے والے معاملات نہ تھے۔
जर्द नंगत, मुरझाया हुआ चेहरा, हड्डियों का ढांचा बदन, हीरा 4 हफ्तों में यूं कमला कर रह गई थी कि जैसे कई सालों से बीमार हो या फिर पैदाइशी बीमार बच्ची। आंखों के नीचे स्याह हल्के और आंखों की वीरानियत देखकर यूं लगता था कि जैसे वो पहली वाली हीरा ही ना हो। हीरा घर आ गई थी। रिपोर्ट्स में उसकी हालत क्लियर दिखाई दी तो हॉस्पिटल वालों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। बज़ाहिर तो वो ठीक थी, मगर उसने हंसना, बोलना और खाना पीना तक छोड़ दिया था और उसकी ये हालत देखकर जिब्रान सख्त अजियत में मुब्तला था। वो ज्यादा वक्त दवाओं के ज़ेरे असर सोती रहती, जब होश में आती तो रोने लग जाती। कई बार तो इस बुरी तरह से रोती कि रोते रोते बेहोश होकर जिब्रान के बाजों में झूल जाती थी। बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो आप? जिब्रान के लाख पूछने पर भी एक बार भी उसने अपने रोने की वजह न बताई। वो बच्ची जो अपनी हर तकलीफ, हर परेशानी बाप से जरूर शेयर करती थी, उसने बाप से बात तक करना छोड़ दी थी। वो जिब्रान को निहायत अजनबी निगाहों से देखती कि जैसे जानती ही ना हो। जिब्रान उसे जबरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करता तो वो खाना कै की सूरत में बाहर निकाल देती या फिर खाने के बर्तन ही उठाकर तोड़ फोड़ शुरू कर देती कि जिब्रान से संभालना मुश्किल हो जाता। कुछ रोज पहले हीरा ने जुनूनी हालत में ऐसा इंतहाई कदम उठाया कि तेज धार खंजर से जिब्रान पर हमला आवर हुई। उसके दाएं हाथ को ऐसा जख्मी किया कि कॉलम निगार जिब्रान अली कलम पकड़ने से भी माजूर हुआ कि उसका आर्टिकल, जिसका नाम था मुनकिर, जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में था, वो अधूरा रह गया। बल्कि एक और नाकाबिले फहम हरकत करके हीरा ने जिब्रान को हैरान कर डाला। उसने जिब्रान का आर्टिकल ही सारा का सारा फाड़ डाला। इतने दिनों की मेहनत चंद सेकंड में बर्बाद कर डाली थी। साहब जी, अपनी बच्ची को इमाम मस्जिद से दम वगैरह कराओ, मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। ये जिब्रान की घरेलू मुलाजमा का कहना था। अब ऐसी ना समझ आने वाली सूरत हाल में जिब्रान ने मदद के लिए जिसको पुकारा वो उसकी जमीला फूफो थी। जिब्रान महसूस कर रहा था कि जिस रोज से जमीला फूफो उसके घर आई थी, हीरा की तबीयत की बेचैनी में इजाफा हो गया था। जमीला फूफो को देखकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख अंगारे की तरह दहकने लगता था। मुंह से अजीबो गरीब आवाजें सुनकर लगता था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर अपने दुश्मन को देखकर हुर्रा रहा हो। नमाज, तस्बीह और तहलील से फारिग होकर जमीला फूफो दमो हिसार के लिए हीरा के कमरे में आई तो हीरा उस वक्त सो रही थी, जबकि पास ही जिब्रान शदीद परेशानी के आलम में उसे देख रहा था। वो हीरा की बिगड़ती हालत की वजह से बहुत डिस्टर्ब था। बिन माँ की बच्ची का वही बाप भी था और माँ भी। उसकी अकलौती बेटी उससे अब यूं लाताल्लुक रहने लगी थी कि कई कई दिन बिना बात किए गुजर जाते थे। जिब्रान ही उसे मुख्तलिफ बहानों से मुखातिब करने की कोशिश करता था। हीरा, आपके लिए चॉकलेट्स लाऊं बेटा? आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाऊं? वो बस सुर्ख आंखों से घूरती रहती और कोई जवाब ना देती। अच्छा, शाम को फनलैंड चले? लांस गार्डन में झूले से दोबारा गिरने के वाक़ये के बाद जिब्रान इतना खौफजदा हुआ था कि अब दोबारा वहां जाने का नाम भी नहीं लेता था। हीरा का शौक देखते हुए उसने घर में ही झूला डलवा दिया था, मगर घर में लगे उस झूले के साथ भी 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि जिब्रान का दिल झूले के हवाले से शकूक व शुबहात से भर गया। एक बार हीरा झूले से गिर पड़ी। दूसरी बार अभी उसे झूले पर बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि उसके चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सहन में यूं आने लगीं कि जैसे कोई उसे मार रहा हो। जिब्रान जो अपना आर्टिकल अस्सलेनो लिख रहा था, उस चीखो पुकार पर बाहर की तरफ भागा तो हीरा एक कोने में डरी सहमी खुद को दोनों हाथों और बाजुओं में छुपाए बुरी तरह से रो रही थी कि जैसे किसी से खुद को बचा रही थी और कोई अनदेखा वजूद उसे मार रहा था, उसके बाल नोच रहा था। चेहरे पर जख्मों के निशान देखकर अंदाजा हो रहा था कि जैसे किसी ने उस पर नोकीले नाखनों से हमला किया हो। इस वाक़ये के काफी दिन तक हीरा यूं ही रोती रही, खौफजदा सी रही। उसके साथ क्या मामला हुआ जिब्रान के लाख पूछने पर भी उसने कुछ ना बताया। फिर जब जिब्रान ने बहुत इसरार किया तो उसने अपने रोने और चिल्लाने की जो वजह बताई वो इतनी हैरत अंगेज थी कि उसे सुनकर जिब्रान हक्का पक्का रह गया था। उस झूले पर एक लड़की बैठी होती है, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। वो कहती है कि ये झूला मेरा है और जब मैं उस झूले पर बैठने की कोशिश करती हूँ ना तो वो मुझे मारने लगती है। पापा, मेरे बाल नोचती है, मुझे धक्का देकर जोर से गिरा देती है। जिब्रान के लिए ये सब बातें ताजुब अमेज थीं क्योंकि उसकी निगाहों ने अपने घर में हिरा के अलावा दूसरी कोई बच्ची नहीं देखी थी और ना ही उसे किसी नादीदा मखलूक की मौजूदगी पर यकीन था। बेटा, आपने उस बच्ची को पहले कहीं और देखा था? हाँ, मैंने उस बच्ची को पहले 2 दफा देखा था। कहाँ पर? लांस गार्डन में। उसी ने मुझे धक्का देकर झूले से गिराया था। हीरा की नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फहम बातों ने जर्नलिस्ट जिब्रान अली को हैरान और परेशान कर दिया था, जो हर बात को अकल की कसौटी पर रखने का आदी था।
मगर उस रोज के बाद हिरा की हालत फिर से अबतर होने लगी। वो जिब्रान से यूं लाताल्लुक हो गई जैसे जानती ही ना हो, बल्कि जब भी जिब्रान को कागज कलम संभाले देखती तो जरूर ऐसी हरकत करती जो नुकसान के जुमरे में आती। कभी उसके कागजात पर पानी का गिलास गिरा देती, तो कभी पूरी स्याही की बोतल खोलकर सफ़ों पर गिरा देती, कभी कैंची से काट देती। एक बार तो ऐसी खतरनाक हरकत की कि जिब्रान का दिमाग मौफ हो गया। हिरा ने लाइटर से कागजात को आग लगा दी थी। हिरा का मर्ज डॉक्टरी नहीं है जिब्रान। जमीला फूफो जो कि इबादत गुजार अल्लाह वाली थी, इबादत और रियाजत और अपने मुर्शिद करीम जो उनके वालिद थे, उनकी रहनुमाई ने उन्हें ऐसी रूहानी आंख दी थी कि बहुत से मामलात जो आम लोगों के मफूकुल अकल होते थे, वो अपनी रूहानी आंख जिसको कशफ के इल्म ने ताकत अता कर दी थी, उससे बहुत कुछ जान लिया करती थी। क्या मतलब फूफो? तुम्हारी बेटी पर ऊपरी असरात हो गए हैं। सहन में लगा झूला जो पिछले 1 घंटे से तसलसल के साथ महवे हरकत था, जो एक पल के लिए भी ना रुका था, मगर जमीला फूफो के मुंह से ये अल्फाज निकले तो झूला यूं एक झटके से रुका कि जैसे कोई उस झूले से एकदम से उतरा हो, और फिर इंतहाई नागवार बू कमरे की फिजा में यूं फैल गई जैसे किसी ने सड़ा हुआ गोश्त फेंक दिया हो। फूफो कैसी दकियानूसी बेसरोपा बातें कर रही हैं आप। जिब्रान के नजदीक इन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। जिन, भूत, चुड़ैल, ऊपरी असरात, ये सब बातें हैं जिब्रान के लिए हमेशा से किस्से कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। जमीला फूफो की बात पर वो सख्त बदमजा हो गया था। कोई जाहिल अनपढ़ औरत ये बात कहती तो बात समझ में आती थी। जमीला फूफो जैसी पढ़ी लिखी रोशन कल्बो जमीर वाली औरत ये बात कह रही थी। जिन, भूत, चुड़ैल, अभी जिब्रान अपनी बात मुकम्मल ही ना कर पाया था कि अगले ही लम्हे उसकी आंखों ने होश रुबा मनाज़िर देखे जो उसके औसान खता करके। पहले राइटिंग टेबल पर पड़े कागज के पलंदों में खुद से आग लग गई, फिर कॉर्नर टेबल पर पड़े शीशे का जग धड़ाम से चकनाचूर होकर फर्श पर गिर पड़ा, और फिर छन्नाके की आवाज पूरे घर में सुनाई दी। अगले ही पल रोशनदान और खिड़कियों के दरवाजे खुद से तूफानी अंदाज में यूं खिले और तड़ाक की आवाज से खुद ब खुद बंद भी हो गए कि शीशों में उस तूफान ने दरारें डाल दी। यूं लगता था कि जैसे पूरे घर में जलजला आ गया हो। फिर बात यहीं तक नहीं रही। हिरा की दर्दनाक चीखों की आवाज ने पूरे घर को हिला डाला। दोनों हाथों में अपनी ही गर्दन पकड़े वो इतनी शिद्दत से चिल्ला रही थी कि जैसे उसका कोई गला घूंट रहा हो। ये मंजर देखकर जिब्रान हवास बाख्ता सा रह गया। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ से बालातर है। रुक जा बदबख्त, तुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता। जमीला फूफो की गूंजदार आवाज फिजा में भरी, और फिर देखते ही देखते मंजर बदल सा गया। ये तूफान अपने पैरों पर आंधी की रफ्तार से वापस पलटा और कमरे से निकलकर सहन में लगे खाली झूले पर जैसे समा गया। तेजी से हिलता खाली झूला, कुछ देर पहले का कोहराम और जमीला फूफो की किसी ना दिखाई देने वाली मखलूक को जोरदार धमकी, फटी फटी आंखों से ये सब मनाजिर अपनी आंखों से देखते जर्नलिस्ट और कॉलम निगार जिब्रान को सोच के लिए जैसे आज कोई नया मौजू दे रहे थे। बहुत सी हकीकतें अपना आप दिखा भी रही थीं, मगर मुनकिर का दिल अभी भी इनकारी बना था। दिमाग और दिल बेयकीनी की कैफियत में, और अकल तो जैसे किसी भी बात को मानने से इनकारी थी। जमीला फूफो ने अपने इल्म यानी कशफ़ो इल्हाम की रोशनी में हिरा की खराब से खराबतर होती हालत की जो वजह बताई थी, वो ये थी कि इस पर किसी ऊपरी चीज का साया हो गया है जिसका ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। वो मखलूक लॉन्स गार्डन के उस खास झूले पर जिसको अक्सर ही जिब्रान ने अपनी खुली आंखों से हिलते देखा था, उस पर उस नादीदा मखलूक का कब्जा था। जमीला फूफो के मुताबिक जैसे कुछ दरख्त, वीरान सुनसान जगहें, कुछ खाली घर ऐसी मखलूक के मस्कन और ठिकाने बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कौमे जिन्नात के बच्चे भी इंसानी बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ों पर काबिज हो जाते हैं कि फिर उनके मुताबिक वो चीज़ें उनकी मलकियत बन जाती हैं, और फिर उन चीज़ों को कोई इंसानी बच्चा अपने ध्यान में उसे इस्तेमाल करके बैठे तो ऐसी सूरत में किसी न किसी किस्म का नुकसान उनके हिस्से में आता है। वो मखलूक कभी तो उस इंसानी बच्चे या बच्ची को धक्का देकर गिरा देती है या अक्सर उनको जख्मी कर देती है, और कभी कभार तो यूं भी हो जाता है कि वो मखलूक उस बच्चे या बच्ची के बदन को अपने कब्जे में ले लेती है और दिन रात उन्हें अजियत का शिकार करके गोया उनसे अपना बदला लेते हैं। कभी ये छोटे बच्चों के पेट के जरिए अंदर घुस जाते हैं, कभी ये उनके लंबे स्याह बालों के साथ चिमट जाते हैं, कभी उनके बाएं कान के रास्ते उनके बदन में मुस्तकिल ठिकाना बना लेते हैं, और अक्सर ये उनके दिमाग पर यूं काबिज हो जाते हैं कि उन इंसानी बच्चों का ताल्लुक अपनी इंसानी दुनिया से ही कट जाता है। और यही सब हीरा के साथ हुआ है। कितनी नाकाबिले फहम, तिफलाना और जाहिलाना सी ये सब बातें लग रही थीं कि जिब्रान का दिल तस्लीम करने पर राजी ही नहीं हो रहा था। मुनकिर को इन सब बातों पर इसी सूरत ही यकीन आना था जब वो अपनी आंखों से देख ना लेता, लेकिन ये बात हकीकत थी कि जिस पर किसी हद तक ध्यान जिब्रान का दिल भी देने लगा था कि वो मखलूक अपनी मौजूदगी का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से करने लगी थी। सहन में लगा खाली झूला बहुत बार जिब्रान ने अपनी आंखों से हिलता देखा था,
तो क्या वो मखलूक घर तक पीछा करती हिरा के पास पहुंच गई थी? ये सवाल अकल ने उठाया था और इसका जवाब दिलो दिमाग देने से कासिर रहे थे। रात बहुत सर्द और ठिठुरी हुई थी। सन्नाटा अपने अरूज पर था। रात के 1:30 बज रहे थे। जमीला फुप्पो अपने तख्त, जो कि इबादत के लिए मखसूस था, उस पर बैठी किसी जलाली जिक्र और विर्द में मशगूल थीं। हिफाजत के लिए उन्होंने अपने जिब्रान और हिरा के गिर्द हिसार बांध दिया था। पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी गई थीं, सवाए बरामदे के छोटे से जर्द बल्ब के। जमीला फुप्पो के मुताबिक ऐसी मखलूक अपना आप रोशनी में कभी जाहिर नहीं करती, जबकि अंधेरा होते ही ये हरकत में आ जाती हैं। ये अक्सर इंसान पर हमला आवर रात की तारीकी में या फिर जब 2 वक्त मिल रहे होते हैं उस वक्त होती हैं। हिरा भी तो लॉन्स गार्डन में अक्सर उसी वक्त झूला झूल रही होती थी जब अंधेरा फैल रहा होता था या 2 वक्त मिलने के करीब होते थे। जिब्रान जमीला फुप्पो की हदायत पर दाएं तरफ कुर्सी पर बराजमान था, जबकि हिरा बेखबर तख्त पर जमीला फुप्पो के करीब ही सो रही थी। जमीला फुप्पो, जो कि जज्ब के आलम में जिक्र और दरूद में मशगूल थी, कि उसी दौरान अचानक से मुस्तरिब सी होकर हिरा यूं उठ बैठी कि जैसे सो ही नहीं रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से जमीला फुप्पो को घूरती बेहद खूंख्वार सी लग रही थी। उसकी आंखों का रंग ऐसा सुर्ख हो रहा था कि जैसे आंखों में खून डाल दिया हो। वो कुछ देर इंतहाई गजबनाकी के साथ पढ़ाई करती जमीला फुप्पो को घूरती रही और देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से अपने पेट को यूं पकड़ लिया कि जैसे शदीद दर्द उठा हो, और साथ ही बिलबिलाती, चीखती चिल्लाती जोर जोर से रोने लगी, और फिर साथ ही अपने बालों को अपने ही हाथों से बेदर्दी से नोचती ऐसी बदसूरत आवाज में रोने लगी कि जहां कुछ देर पहले जिब्रान उसकी हालत देखकर मुस्तरिब सा होने लगा था, इस आवाज को सुनकर उसका दिल ही दहल कर रह गया। आवाज इतनी भयानक थी कि कहीं से भी 7 साल की बच्ची की नहीं लग रही थी। मथूश निगाहों से ये मंजर देखते बेकरार होकर जिब्रान अपनी जगह से उठने ही लगा था कि जमीला फुप्पो की जंबिश निकाह के सख्त इशारे ने उसे रोक दिया। वो हिसार में था, अगर हिसार में ना होता तो यकीनन इस गलती पर किसी नुकसान से 2-4 हो जाता। बदसूरत आवाज में रोने का अमल हिरा का तसल्सल से जारी था। वो साथ ही अपने चेहरे को बेदर्दी से अपने नाखूनों से नोचती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से और जुनूनी कैफियत की जद में इंतहाई बदहैयत सा लग रहा था। 1-2 बार इसी कैफियत में उसने किसी भारी चीज का वार पास बैठी तेजी से वेद करती जमीला फुप्पो पर भी किया था, मगर कामयाब न हो सकी, और इस नाकामी पर वो एक बार फिर चीख चीख कर यूं रोने लगी कि उसकी आवाज किसी बिल्ली की आवाज के मुशाबा लगने लगी। हिरा की आवाज बिल्ली की आवाज के मुशाबा, नाकाबिले यकीन, माफूकुल अकल, माफूकुल वोरा। साइंस, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की गोद में पले जिब्रान की अकल जैसे सोचने समझने की सलाहियत खोने लगी। दिल तो चाह रहा था कि अपनी जान से प्यारी बेटी को गोद में उठाकर इस भयानक माहौल से कहीं दूर भाग जाए, मगर अभी इजाजत नहीं थी। अभी बहुत और कुछ इस मुनकिर को अपनी खुली आंखों से देखकर यकीन और बेयकीनी के दरमियान से निकलकर किसी एक नुक्ते पर आना था। जमीला फुप्पो की पढ़ाई ने जोर पकड़ा तो हिरा रोना धोना छोड़कर यूं खामोश होकर बैठ गई जैसे वो कुछ देर पहले रोने वाली हिरा कोई और थी और ये गुमसुम बच्ची कोई और। खामोश फिजा में जमीला फुप्पो की जलाली आवाज में विर्द की गूंज यूं सुनाई दे रही थी कि जैसे चूल्हे पर दहकती हांडी में खोलता जोश खाता आग सा गर्म पानी। जमीला फुप्पो इस दौरान एक लम्हे के लिए भी सांस न टूटने दे रही थी। ये उन्हीं की जलाली पढ़ाई का असर था कि सारा इस्तराब हिरा पर से उतरकर उस खाली झूले में जा समाया था। रात के उस पहर एक खाली झूले का खुद से हरकत करना और उस पर कोई बैठा भी ना हो अकल और दिमाग को झंझोड़ रहा था। आंखें तहीर और ताज्जुब से फाड़े जिब्रान कभी जमीला फुप्पो को देखता था, कभी उस हिलते हुए खाली झूले को। ऐ बदबख्त, तू जो भी है अपना नाम और अपना आप जाहिर कर। चंद लम्हों के लिए जमीला फुप्पो की विर्द करती जुबान साकित हुई तो हाकमिया अंदाज में खाली झूले की तरफ देखते बावाज़े बुलंद मुखातिब हुई। उनकी आवाज की गरज और धमक से वो हिलता हुआ तेजी से खाली झूला यूं एकदम से रुका कि जैसे किसी ने अपनी मर्जी से रोका हो। क्यों पड़ी है इस बच्ची के पीछे? दूसरा सवाल उस अनदेखी मखलूक से उसी बारोब अंदाज में, मगर जवाब में मुकम्मल सन्नाटा, गहरी खामोशी, और फिर चंद ही सानियों बाद उस सन्नाटे और खामोशी को चीरती कोई अजीब सी आवाज सुनने वालों की समातों में उतरने लगी। टिक टिक आवाज बाहर बरामदे से आती सुनाई दे रही थी। अभी उस आवाज और उसके मखज़ पर ध्यान देते जिब्रान और जमीला फुप्पो गौर ही कर रहे थे कि बरामदे के फर्श पर से गुजरती हुई कोई चीज अंदर कमरे में आती दिखाई थी। टिक 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 ये आवाज बुलंद होने लगी। अंधेरे के बाइस अभी कोई भी आंख ये सही तौर पर शनाख्त न कर पाई थी कि ये चीज क्या है और खुद ब खुद चलती अंदर कमरे में दाखिल हो रही है। इस दौरान सहन का खाली झूला मुकम्मल साकित हो गया था। फिजा में किसी और किस्म का कोई शोर नहीं था सवाए उस टिक टिक की आवाज के। गौर करने पर यह मालूम हुआ कि यह हिरा का चाबी से चलने वाला हाथ के साइज का प्लास्टिक का भालू था जो खुद से चलता हुआ अंदर कमरे में आया था।
एक प्लास्टिक के खिलौने का खुद से चलना अकल को दंग कर गया था। अभी उस खिलौने का राज कुछ हाथ ना आया था कि 2-4 और चीजें जो कि सब की सब हीरा के जाती इस्तेमाल की थीं, यके बाद दीगरे बिल्कुल चाबी वाले भालू के अंदाज में चलती हुई खुद से कमरे में दाखिल हुई। उनमें एक हीरा की साइकिल थी, 2 पहियों वाली। वो बिना सवारी के चलती अंदर आई। एक हीरा का सफेद रंग का फुटबॉल था। वो भी उस जोर से उछलता हुआ अंदर कमरे में आया कि जैसे किसी ने पूरी ताकत के साथ किक लगाकर अंदर कमरे की तरफ फेंका हो। ऐन मुमकिन था कि वो जिब्रान या फुप्पो में से किसी को लगकर शदीद चोट पहुंचा देता अगर वो सब उस वक्त हसार में ना होते। और इस दौरान हीरा यूं गायब दिमागी से सब देख रही थी कि जैसे जाग ना रही हो, सो रही हो, और वो भी खुली आंखों से। और फिर अगली आने वाली चीज जिसने जिब्रान के रोंगटे खड़े कर दिए वो इंसानी बाजू के साइज की हीरा की गुड़िया थी। अपने पैरों पर चलती वो बिल्कुल इंसानों की तरह अंदर आई। उस गुड़िया के कदमों का रुख जिब्रान की तरफ था। एक बेजान गुड़िया को अपनी तरफ आता देखकर जिब्रान का खून खुश्क होता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा उसने हॉरर मूवीज में देखा था। आज अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। बेजान गुड़िया में जान कैसे पड़ गई थी? रात के अंधेरे में उसकी चमकदार आंखों को देखकर यूं लग रहा था कि जैसे प्लास्टिक की गुड़िया ना हो बल्कि जीती जागती बच्ची हो। वो चलती हुई कुछ फासले पर आकर जिब्रान के सामने खड़ी हो गई। उसकी चमकदार आंखें अंधेरे में बहुत खूंखार सी लग रही थीं और फिर अगले ही लम्हे वो गुड़िया धड़ाम से फर्श पर बेजान होकर गिर पड़ी। हीरा की इन जाती इस्तेमाल की चीज़ों पर उस नादीदा मखलूक का कब्जा देखकर जमीला फूफो को अपने इल्म से मालूम हो गया था कि ये मखलूक कौमे जिन्नात की कोई बच्ची या लड़की है, क्योंकि जिन्नात के बच्चे इंसानों के बच्चों की चीज़ों पर आशिक होते हैं, उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि रात के वक्त बच्चों के कपड़े जो कि अलगनी पर सूखने के लिए फैलाए जाते हैं उतार लेने चाहिए। जिन्नात उन कपड़ों को पहनते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और इस छेड़छाड़ की सूरत में अपना असर उन कपड़ों पर छोड़ जाते हैं। गुड़िया के बाद मजीद कोई चीज कमरे में न आई थी, मगर उस नादीदा मखलूक ने अपना आप जाहिर भी किया था। फिजा में सुकूत छा गया था। खाली झूला भी हिलना बंद हो गया था। माहौल में किसी भी किस्म का शोर न था कि अचानक से सहन में लगे अनार और अंजीर के दरख्तों के दरमियान सरसराहट की सी आवाजें आने लगी। ये सरसराहट ऐसी जोरदार थी कि लगता था कि जैसे कोई दरख्तों को पूरी कुव्वत के साथ हिला रहा हो। हिलाने वाला कौन था? दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे 15 मिनट दरख्तों के दरमियान में जुनूनी सी सरसराहट सुनाई देती रही और फिर उन्हीं दरख्तों के दरमियान में चलता हुआ कोई ह्योला कमरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। वो ह्योला जूं जूं आहिस्तगी से कमरे की जानिब बढ़ रहा था, फिजा में अजीब नागवार सी सड़े हुए गोश्त जैसी बू फैल गई। वो ह्योला आहिस्तगी से चलता हुआ कमरे के दरवाजे के ऐन दरमियान में आकर खड़ा हो गया। वो ह्योला जिसका कद बिल्कुल हीरा के कद के बराबर था, मगर उस ह्योले का ना सर दिखाई दे रहा था और ना ही आंखें, ना ही कोई और अज़ू। बस यूं लग रहा था कि धुएं का बना स्याह रंग का बेहद बदबूदार ह्योला है। हीरा जो कि गायब दिमाग लाताल्लुक सी बैठी थी, उस ह्योले को देखते ही ऐसी खौफज़दा हुई कि जैसे कोई होश में आ गया और फिर इतनी शिद्दत से चिल्ला चिल्ला कर दहशतनाक अंदाज में रोई के बेहोश हो गई। जिब्रान ने बहोर महसूस किया कि पूरी पढ़ाई के दौरान अब जमीला फुप्पो के चेहरे पर सुकून नजर आया था और मुमकिन था कि इस वहशतनाक ह्योले को देखकर जिब्रान भी खौफ से चीख उठता। वो तो जमीला फुप्पो का साठ ढारस बना था। ये वो वाहिद लम्हा था कि जमीला फुप्पो की विर्द करती जुबान अब रुकी थी। दिखा अपनी असल शक्ल, बता किस कौम से है तू, वरना आज मेरे हाथों से मारी जाएगी। और फिर जमीला फूफो की गजबनाक धमकी पर उसने अपना आप जाहिर कर ही दिया। स्याह तवे की रंगत जैसी भजंग लड़की जिसके बाजू और मोटी मोटी टांगों पर बाल ही बाल थे, स्याह घने खुरदरे से बाल, सर के बाल इतने लंबे थे कि फर्श पर आ रहे थे। उसकी आंखें मोटी मोटी बाहर को उबली हुई महसूस हो रही थी। आम इंसानी आंख से 2 गुना बड़ी आंख, पूरे अंडे के साइज की। उसकी पेशानी बालों से छुपी हुई थी। उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में ऐसी खूनख्वारियत भरी थी कि जैसे मुकाबिल को भस्म कर डालेगी। स्याह बदन से उठती वो क्रिया सी बू का माखिज ये लड़की थी जो कौमे अजना से थी और उसका नाम ताबिया था। वो कौम जिसके वजूद का जिब्रान हमेशा इनकारी रहा था, वो उसके सामने खड़ी थी। ताबिया जो हीरा के वजूद पर काबिज हो गई थी। ताबिया जो कि कौमे जिन्नात से थी और हीरा ने जो सारी तकलीफ सही वो इस इनकार की वजह से आई जो हमेशा जिब्रान कहा करता था। वो हमेशा उस कौम का मुनकिर रहा था। वो अनदेखी मखलूक के वजूद का कायल नहीं था और उस मुनकिर का ये इनकार उसे इतना महंगा पड़ जाएगा ये उसने कभी ना सोचा था। गोया ये उस कौम का इंतकाम था जो उन्होंने जिब्रान से लिया था हीरा को अजियत पहुंचाकर।
यही मखलूक जिब्रान के फोल्डर में पड़े सफ़ात के साथ छेड़छाड़ करती तो कभी उसका कलम छुपा देती, फिर हिरा के वजूद पर काबिज होकर जिब्रान का सारा आर्टिकल ही फाड़ डाला। वो आर्टिकल जिसकी बुनियाद ही इस मखलूक के वजूद का इनकार था। वो झूला जिस पर लांस गार्डन में हिरा बैठी थी, वो झूला ताबिया के कब्जे में था, जो किसी को दिखाई तो ना देती थी, मगर उस झूले पर बैठने वाला बच्चा किसी न किसी नुकसान से जरूर दो चार हो जाता था। कभी वो झूले से खुद ब खुद गिर जाता, तो कभी झूले की जंजीर, तो कभी सीट ऐन उस वक्त टूट जाती जब उस पर कोई बच्चा बैठा होता था। जब भी किसी पार्क या दरख्त से बंधे झूले को खुद ब खुद हरकत करता देखो तो कभी उस बात को नजरअंदाज ना करो। ऐसे झूले को फिर इस्तेमाल करने से गुरेज ही करो, वरना नुकसान ही उठाओगे। ताबिया जो कि जमीला फूफो से ऐदो पैमा के बाद यहाँ से चली गई थी, उसके चले जाने के बाद हिरा भी तंदुरुस्त हो गई थी। जिन्नात भी वजूद रखते हैं जैसा कि हम इंसान, और कोई इनके वजूद का इनकार करे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुनकिर तफक्कुर के इस दर्जे पर था जहां अब उसके दिलो दिमाग को जमीला फूफो की किसी बात से इनकार ना था, बल्कि वो तो ऐसे हैरत कदा से बाहोशो हवास गुजर कर आया था कि जिसमें बचश्मे सर उस नादीदा मखलूक को उसने देख लिया था कि अब इनकार की जगह तस्लीम और इकरार ने ले ली थी। जिब्रान ने फिर ताबिया नाम से एक आर्टिकल लिखा। उसमें उसने तहरीर किया था, मौजूदा दौर में बहुत से लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि जिन्नात किसी हकीकी चीज का नाम नहीं है, बल्कि ये पुराने वक्तों के अयाम खुराफात में से एक बेबुनियाद ख्याल है। ये राय उन्होंने इस बुनियाद पर दी है कि जो चीज नजर नहीं आती उसका फिर वजूद भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हम अल्लाह ताला पर भी तो यकीन रखते हैं ना, हमें उसके वजूद से इनकार नहीं है, लेकिन उसको भी तो इंसानी आंख नहीं देख सकती ना। जब हम अपने खालिक की ज़ात का इनकार इस वजह से नहीं करते कि वो नज़र नहीं आता, तो फिर उसकी पैदा करदा जिन्नात जो कि आंखों से मख्फी रहते हैं, उसके वजूद से कैसे हम इनकार कर सकते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि जिन्नात अपना मुस्तकिल खारजी वजूद रखते हैं और वो इंसान से अलग एक दूसरी ही नौ की पोशीदा मखलूक है, मगर जब इज़्नो हुक्म इलाही होता है तो यही इंसानी आंख उसे देख भी लेती है और फिर एक पोशीदा चीज़ को देख लेने के बाद इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जिन्नात कभी थे, अब नहीं है। मैं आज पूरे होशो हवास के साथ इस बात की तरदीद करता हूँ और इकरार करता हूँ कि जिन्नात पहले भी थे और अब भी हैं। वो भी इंसानों और दीगर मखलूक की तरह उसी खालिक की एक अनोखी तख्लीक है। ताबिया के नाम से जिब्रान के इस नए और दिलचस्प आर्टिकल ने जैसे तहलका सा मचा दिया था। कहने को तो सिर्फ ये एक आर्टिकल था, मगर इस आर्टिकल को बयान करदा हकीकतों को पढ़ने वालों तक लाने के लिए वो हैरत कदा का सफ़र करके आया था, और उस सफ़र में उसकी 7 साला बेटी हिरा भी साथ थी।